नमस्कार साथियों, आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है आगामी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी का एग्जाम सितंबर के बाद वो कभी भी ले सकता है। उससे पहले हम आपके ग्रुप डी का जो मॉक टेस्ट है वो करीब करीब हम आपको 20 मॉक टेस्ट ऑनलाइन सॉल्यूशन देंगे। तो पहला मॉक टेस्ट जो इस प्रकार से है एचएससी का, देख लीजिए। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल बटन दबा लें ताकि आने वाला जो आगे नोटिफिकेशन आएगा कोई भी वो आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, तो देखिएगा सीटी का आज जो मॉक टेस्ट था पहला, उसमें हरियाणा जीके का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हरियाणा जीके ही रहेगा बच्चे यहां से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, अगर आपसे बात की जाए पहला क्वेश्चन बेटा ये इस प्रकार से है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको, अब देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से देखें और कथन के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला प्रश्न है, इसका आंसर है 1970 में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अंतिम गांव था 29 नवंबर 1970 को वो उचाणी कला गांव था करनाल का, जहां बिजली पहुंची थी। और ये कारनामा बंसीलाल ने किया था। बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध शिल्प मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी में सूरजकुंड में आयोजित होता है। यह भी बिल्कुल सही है मेरे भाई कथन। हरियाणा के सभी गांवों को वर्ष 2003 के अंतर्गत पक्की सड़कों से जोड़ा गया। यह गलत रहेगा, यह गलत रहेगा। हरियाणा में 75% से अधिक जनसंख्या की जीविका आधार कृषि पर आधारित है, तो यह भी बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका राइट आंसर देख लेना। आप लोगों के आसपास क्या रहने वाला है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इसका एक भी सही है, दो भी सही है और चार भी सही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, तो आप बताओगे श्रीमान जी राइट आंसर रहेगा इसका सी। राइट आंसर क्या रहेगा भाई, सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसी में। खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। प्रश्न पूछा गया खोड़िया नृत्य। अगर पूछा जाता लड़की की शादी पर में, नहीं सर, लड़के की शादी में। हां, जब बारात चली जाती है लड़के की शादी पर, जो महिलाएं तांडव करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, खोड़िया। अगर पूछा जाता आपसे खेड़ा नृत्य तो आप बता देते वृद्ध की मृत्यु पर। आजकल गांवों में चलन है भाई, जब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उसे बोला जाता है खेड़ा नृत्य। लेकिन हमसे पूछा खोड़िया नृत्य, तो लड़के की शादी में किया जाता है, बारात जाने के बाद जो उड़दम उठाया जाता है वही खोड़िया कहलाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न, मिलान करने से एक प्रश्न था। हीरो होंडा उद्योग भाई आप कर दोगे रेवाड़ी। एक्सकोट ट्रैक्टर जो हरियाणा की पहली 1961 में एक्सकोट ट्रैक्टर कंपनी आई फरीदाबाद। मारुति उद्योग गुरुग्राम मेरे भाई, और एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत। तो इसका मैंने मिलान कर दिया, आंसर आप लोग देख सकते हैं। आंसर क्या रहेगा, 2 का मिल रहा है भाई 3 से, तो 2 का कहां से मिल रहा है, ए का 3 से, ये देखो। बी का किससे मिल रहा है, 4 से, तो और मारुति का किससे मिल रहा है भाई, 1 से। तो ये देख लेना आंसर कौन सा रहेगा। हीरो होंडा उद्योग रेवाड़ी में, एक्सकोट फरीदाबाद में, मारुति गुरुग्राम में, और भाई एटलस साइकिल सोनीपत में। तो देख लेना आप लोग मैच करके एक बार। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि हरियाणा में आभूषण से प्रश्न है, छैल लकड़ा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। तो ये भाई पैर में पहना जाता है। किसमें, छैल कड़ा, लकड़ा नहीं कड़ा करिए आप इसको, ठीक है। देख लो भाई आगे,
अब देखो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास, ये सारे वो क्वेश्चन दिए थे जो पिछली बार हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के आसपास आए थे। हरियाणा ग्रुप डी में पिछली बार जो 2018 की भर्तियां थी उससे रिलेट ये पेपर बनाया गया था ताकि आपको समझ में आए। देखिए, और ये प्रश्न आया था उस टाइम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। हालांकि वीरेंद्र सहवाग का संबंध दिल्ली से है, लेकिन उनकी एक अकादमी चलती है कहां पर, झज्जर में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले वीरेंद्र सहवाग हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो आप कह सकते हो झज्जर से। जन्म वनम का कोई जिक्र नहीं किया गया यहां पर, तो आप झज्जर बताओगे। अगला प्रश्न पूछा गया, हरियाणा का खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा का खेल पुरस्कार कौन सा है मेरे भाई? भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? भीम। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है भाई, ये जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। 1947 में हरियाणा के स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा किसका प्रांत का हिस्सा था? तो आप कहोगे पंजाब का। किसका हिस्सा था भाई? क्योंकि पंजाब का हिस्सा हम कब बन गए थे? 1858 में। 1858 में हम पंजाब का हिस्सा बने और 1 नवंबर 1966 तक हम किसका हिस्सा रहे थे? पंजाब का। ये 7 क्वेश्चन करवा दिए। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर है आपका, मैं लगा देता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा भाई। मैंने आपको बता दिया है कुछ क्वेश्चन आपके मिलेंगे। हरियाणा प्रदेश में कितने गांव हैं? आज अगर गांवों की संख्या की बात की जाती है तो 7356 गांव हो चुके हैं हरियाणा में, लेकिन ये 2000 आपसे पूछ रहा है 11 की जनसंख्या के अनुसार, तो 6841 बताओगे। कितने बताओगे भाई? 6841। तीसरा प्रश्न भी सूची से है, देख लो भाई। तीसरा प्रश्न मैं सीधा आंसर बताऊंगा। आपसे पूछा जाए केंद्रीय कलर भूमि संस्थान, केंद्रीय कलर भूमि संस्थान हरियाणा में कहां पर है? तो केंद्रीय कलर भूमि संस्थान 4 नंबर देखिएगा भाई। केंद्रीय कलर भूमि संस्थान हरियाणा में कहां पर है? तो आप बताओगे करनाल में। कहां पर है बेटा? अब मैं आपको, देखो, गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के अंदर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चंडीगढ़ था, लेकिन आपको पता होगा ये कहां ले आए हम लोग? भिवानी के अंदर। और हिंदुस्तान मशीन टूल कहां पर है मेरे बच्चे? पिंजौर के अंदर। HMT की घड़ी मेज पे पड़ी, ठीक है, सुना होगा आपने बचपन में वो शायरियां, पंक्तियां होती थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग मैच कर लेना कि सर 1 को 4 से मिला रहा, तो 1 को 4 से मिला रहा भाई। 2 को किस से मिला रहा है? गुरु जंबेश्वर को 1 से, तो 4 1 इसमें भी है, इसमें भी है। हरियाणा विद्यालय भिवानी बोर्ड, तो ये किससे मिला रहा? 2 से, तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। 10 नंबर देख लो। हरियाणा में निम्नलिखित में से कभी राज्यपाल नहीं रहा? तो आप कहोगे जयसुख लाल हट्टी रहा। इसी के समय हरियाणा में एक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। अब तक हरियाणा में 18 राज्यपाल हो चुके हैं। SS सांतवालिया भी हरियाणा का 7वां राज्यपाल था। RS नरूला भी हरियाणा का राज्यपाल था, लेकिन बलराम जाखड़ हरियाणा का राज्यपाल नहीं था। ये हरियाणा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है। हरियाणा से क्या रहा भाई? MP रोहतक से। हरियाणा में बुलडोजर कहो आप, JCB कहो, बात एक ही है। और ये मैं कह रहा हूं पिछली बार ग्रुप डी में आया था। अब बच्चों को लगा कि ये बुलडोजर क्या है, बाबा योगी वाला बुलडोजर समझते हो, JCB को बोला जाता है। तो हरियाणा में JCB कहां बनती है बेटा? फरीदाबाद में। मैंने बता दिया पिछला डी ग्रुप के प्रश्न उठाए इसमें, ताकि आपको समझ आए कि हरियाणा लेवल कुछ है नहीं ज्यादा इसके अंदर। उस स्वतंत्रता सैनिक का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री से स्वतंत्रता का ताम्र पत्र लेना स्वीकार नहीं किया। देख लीजिए, इसमें हीरा सिंह लिया था इसने, करपाराम ने लिया था, तो राइट आंसर क्या रहना इसका? माधोराम ने नहीं लिया भाई। और माधोराम कमेंट करके बताइएगा, आपको पिन कर दिया जाएगा कि ये स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर माधोराम जी हरियाणा से कहां से बिलोंग करते थे। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे इस बात का आंसर। 13 नंबर प्रश्न देखो भाई, हरियाणा सरकार द्वारा चलाएगी देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी
में सरकार 5100 रुपए दे, गलत है भाई। लड़की के जन्म पर फिक्स डिपॉजिट, ना भाई ये भी गलत है। पहली अथवा दूसरी संतान लड़कियों की होने पर परिवार नियोजन करवाया जाए, इज राइट आंसर। इज राइट आंसर रहेगा बेटा, इसको आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हरियाणा में एक प्रश्न पूछा गया, हरियाणा में लोकसभा में बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? तो 17वीं लोकसभा के अंदर यही प्रश्न बनेगा। वर्तमान में सीटों की संख्या 10 की 10 है, तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें वर्तमान में किसके पास है भाई? बीजेपी के पास। आप कमेंट करके बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि करनाल से जो सांसद हैं वो कौन है, क्योंकि सबसे अधिक वोटों से जीता था भाई वो व्यक्ति। हरियाणा 6.5 लाख के आसपास जीता था। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है? बता दो भाई। अब कई बच्चे मेवात, कई पलवल बोल रहे होंगे। हरियाणा का 21वां जिला बताओ। हरियाणा का 21वां जिला कौन था? हरियाणा का 21वां जिला, तो इज राइट आंसर पलवल। मेरे को आप कमेंट करके बताओगे प्यारे बच्चों, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई? अब कई बोलेंगे 1 नवंबर 1966 को। मैंने ये नहीं बोला कि महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का हिस्सा कब पड़ा। उस राइट आंसर है 1 नवंबर 1966। लेकिन मैंने तो ये पूछा है महेंद्रगढ़ वालों आप लोगों से कि महेंद्रगढ़ जिला एक जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग बता दोगे। पेप्सू का हिस्सा बनाया गया था महेंद्रगढ़ को, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। देख लो भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहां से विधायक हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक होंगे तो ही तो सीएम बने होंगे, तो ये करनाल से हैं। कहां से है भाई? करनाल से। और मैं तो कहना चाहूंगा, हे प्रभु बहुत हुआ, अब आराम करो, इन युवाओं की सीटी से पीछा छोड़ो। करनाल से। और अभी कौन सी विधानसभा चल रही है हरियाणा में? 14वीं। 15वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। लिख लो ये प्रश्न भी। क्या किया आपने, आपको पता है? 3 लाख बच्चे, गुणा कर लो, मल्टीप्लाई 5, 15 लाख वोटर्स को आपने नाराज किया। तानाशाही बहुत हुई, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अब इन बेईमानों का राज बदल दो। हरियाणा का युवा जाग चुका है, अपने हकों की लड़ाई के लिए वो मैदान में आ चुका है। एक एक वोट की आवाज से तुम्हें जागरूक करेगा ये हरियाणा का युवा। 24 में तुम्हारी भी परीक्षा होनी है और तुम्हारा रिजल्ट इतना घटिया आएगा तो तुम कह नहीं सकते। देखिएगा, सारे के सारे रिपीट आएंगे। ये जो जितने भी मंत्री बना रखे हैं ना, ये मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसे रिपीट होंगे जो 2009 वाले चुनाव में रिपीट हुए थे। सुपड़ा साहब 6 सीटें आई थी, पता होगा आपको। वो मेरे ख्याल से 6 भी नहीं छूटेंगे अब की बार। हरियाणा में पहलवान बहने फोगाट के पिताजी का नाम बताइए, तो वो कौन है? महावीर सिंह। इसके ऊपर मूवी भी बनी है बेटा, दंगल मूवी बनी है। सरस्वती सुगल मील हरियाणा के यमुनानगर जिले में, ये आप सभी को पता। 33 लाहौर में बनाई गई, 47 में इसको ट्रांसफर कर कहां लाया गया था? हरियाणा के किस भाग में शिवालिकी है? तो अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा का जो ये वाला भाग है जिसमें पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर पड़ते हो, तो ये उत्तर हो गया। ये कौन सा हो गया भाई? पूर्व। तो देख लेना उत्तर पूर्व भाग। उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? शिवालिक। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है वो हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है करो, 1514 मीटर। एक बार इसको भी देख लीजिए। अगर जंगल वेवलर पूछा जाए आपको कहां पर है बेटा ये जंगल वेवलर, तो आप बताओगे धारूहेड़ा में है, किंगफिशर अंबाला में है, पैराकीट पीपली में है, मैगपाई ये कहां पर है? फरीदाबाद में। तो मैच कर लेना आप लोग। ठीक है,
मैकपाई फरीदाबाद, जंगल वेवलर धारूहेड़ा रेवाड़ी, किंगफिशर अंबाड़ा, पैराकीट पीपली कुरुक्षेत्र। इसका आंसर बताओ भाई एक बार। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। राइट आंसर रहेगा पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। राइट आंसर, पिछली बार ग्रुप डी में आया ये। सबसे अधिक साक्षरता, ये भी बेटा ग्रुप डी में आया। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, जहां सबसे ज्यादा साक्षरता है वो हरियाणा का जिला है गुरुग्राम। कौन सा जिला है भाई? गुरुग्राम। और सबसे कम पूछ ले तो मेवात। सबसे कम पूछ ले तो मेवात। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। 1955 के अंदर भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग किन 2 स्थानों का हरियाणा के क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ और जींद। महेंद्रगढ़ और जींद। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। तो आप लोग ये तो देखो भाई, एचएससी हर बार अपने क्वेश्चन रिपीट करती है बच्चे, और अब की बार भी एग्जाम में आया हुआ था सीटी मेंस वाले में। कर्ण झील के बारे में पूछा गया था, नहीं पूछा गया? तो कर्ण झील अब की बार भी पूछा गया 56-57 कैटेगरी वाले में, कि कर्ण झील और ओसियस नामक पर्यटक स्थल करनाल में है। करनाल में भाई। तिलियार झील कहां है? रोहतक। ठीक। राष्ट्रीय राजमार्गों की हरियाणा में लंबाई कितनी है? तो इसमें से ऑप्शन ही नहीं है। राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3216 अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और हरियाणा में 34 एनएच थे। 35 व 152 डी जो चालू हो चुका है। वर्तमान में एनएच हरियाणा में कितने हैं बेटा? तो आप कहोगे 35, जिसमें सबसे बड़ा एनएच है वो एनएच 9 है। सबसे छोटा एनएच हरियाणा का एनएच 54 जो डबवाली से मोहाली की तरफ जा रहा है। तो मेरे जितने भी आपसे 25 क्वेश्चन थे मैंने उनके ऊपर डिस्कस कर लिया मेरे भाई। अभी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप लोगों को आपके राकेश जी करवाएंगे, बचा हुआ पोर्शन जीके का, क्योंकि मैंने अपनी हरियाणा जीके 25 आप लोगों को कवर करवा दिया। बचा हुआ जीके यहां से है सामान्य ज्ञान। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो उसके राष्ट्रीयकरण के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? तो मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा सर। ठीक है, स्वागत है सर आपका। सभी बच्चों को नमस्कार भाई, नमस्कार। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को उसके राष्ट्रीयकरण के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताना भाई। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था, इसका आंसर नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर है भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई, एसबीआई जो बैंक हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को में हुई थी भाई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी ये दोनों बैंक जो है वो हमारे देश के गवर्नमेंटल सेक्टर के बैंक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई बात नहीं, यहां से वह देश कौन सा है जिसमें जनसंख्या वृद्धि 1% से कम है? बेटा एक सिंपल सी चीज है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रोथ कहाँ होती है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है। एशिया महाद्वीप करक और भूमध्य रेखा के बीच में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास के इलाकों में मिलेगा। एक सिंपल सी बात आ रही है, बांग्लादेश एशिया का, श्रीलंका एशिया का, थाईलैंड एशिया का, इनमें तो जनसंख्या की ग्रोथ सबसे ज्यादा होनी है। ये तो जनसंख्या का विस्फोटक घर है, सबसे ज्यादा घर चाइना, इंडिया, थाईलैंड, इनमें मिलेगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, तो सबसे कम किसमें हो जाएगा आंसर? न्यूजीलैंड में। अगला, भारत द्वारा आयात की जाने वाली सबसे बड़ी मद क्या है? आयात। इंपोर्ट इंडिया किसका करता है सबसे ज्यादा? इंपोर्ट में सबसे बड़ा योगदान किसका है? यहाँ बच्चे पूछ रहे थे सर मद का मतलब क्या होता है? मद का मतलब वो वस्तु कौन सी है जिसका इंडिया सबसे ज्यादा आयात करता है, इंपोर्ट करता है। देखो
लोएस्ट भारत इंपोर्ट करता है पर सबसे ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि भारत लोहे के उत्पादन में भी अपने आप में थर्ड स्थान पर है। अबरक को हम माइका कहते हैं भाई, माइका अबरक के उत्पादन में इंडिया पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। लेकिन माइका दो प्रकार की होती है, एक सीट अबरक होता है हमारे पास, एक हमारे पास कच्चा अबरक होता है, रा अबरक। सीट अबरक के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि राक अबरक के उत्पादन में भारत दुनिया में 16वें स्थान पर है। उसके बाद आता है पेट्रोलियम उत्पाद। अगर आयात की बात की जाएगा तो इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकालता है, दुनिया के बाकी देशों से इंपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम वो चीज है जो भारत सरकार की खर्च में सबसे ज्यादा योगदान देती है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा करेंसी बाहर देनी पड़ती है। और किसके लिए देनी पड़ती है? पेट्रोलियम के लिए। रत्न और आभूषण ये भारत के निर्यात में बड़ा स्थान रखते हैं। इंडिया निर्यात अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा करता है तो उनमें रत्न आभूषण आते हैं, मसाले आते हैं। अगर हम इसकी बात करें मसालों में तो चाय आती है, उनके अंदर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित से कौन सी बौछार अनुकूल होती है? तो बेटा मैंने लगभग सभी को बताई थी कि अपना जो भारत होता है, इंडिया होता है, इंडिया में उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, जे&के, गुजरात, राजस्थान, इनमें जो बारिश होती है वो बारिश हमेशा सर्दियों में होती है। और ये जो सर्दियों में बारिश होती है वो भारत के पश्चिमी भाग में होती है, पश्चिम में। इसको बोलते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं ये हमारे भूमध्य सागर में और कैस्पियन सागर में सर्दियों में प्रवाहित होते हैं। उसकी वजह से इंडिया का पूरा मानसून डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ बारिश होती है। इस बारिश को क्या कहा जाता है बच्चे? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। आम्रवर्षा, ये आम्रवर्षा आम की बौछारें तमिलनाडु, कन्याकुमारी और केरल में एक आम बात है। जर्नल बारिश से पहले बारिश होती है, मानसून से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है जी। ठीक है सर, हो गया 29-30 यस। नेक्स्ट बच्चों, भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित से में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? क्या होता है बच्चों, आप सब है ना, इनको थोड़ा सा सही से पढ़ते नहीं हो। एक फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है, एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। तो सिविल मामलों की कभी भी सुनवाई नहीं करता, निचले न्यायालयों से अपील के मामले में नहीं करता, चुनाव याचिकाओं में डायरेक्ट निर्णय करता है। अंतरराज्यीय विवाद जो होते हैं, राज्यों के बीच के विवाद होते हैं, उस मामले में किसके रूप में काम करता है बेटा? एक फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन में न तो पारित कर दिया हो, एक सदन ने तो पारित कर दिया हो, दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित पेंडिंग रखा हो। वह अवधि कितनी हो सकती है? एक सदन अगर किसी को पारित कर देता है और वो दूसरे में जाता है तो बच्चे इसमें से हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि एक सेशन से अगला सेशन नहीं आ जाए। और भारत में एक रूल है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम कितने महीने का हो सकता है? 6 मंथ का। तो वो होने को तो 3 मंथ में भी हो जाए, लेकिन आमतौर पे कितने महीने का टाइम होता है? 6 महीने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 6 महीने। कौन सी धातु, कौन सी मेटल बॉक्साइट से निकाली जाती है? बॉक्साइट, होल नंबर 6 वाले बच्चों को पता होगा, कल पढ़ाया था। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस का 3 टन एल्यूमिना लेते हैं तो उससे 2 टन बॉक्साइट मिलता है। 2 टन बॉक्साइट को जब हम निष्कर्षित करते हैं, प्योरीफाइड करते हैं, तो उसमें से 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है। एल्यूमिनियम एक हल्की, मजबूत, मैलेबल, आघातवर्धी और टेंसाइल और डक्टाइल टाइप की धातु है। इस पर जंग नहीं लगता है क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है, लोहे का जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्वविख्यात पिरामिड है निम्नलिखित में से कहाँ है? पिरामिड सभी बच्चे जानते होंगे, पिरामिड कहाँ पे है? विश्वविख्यात पिरामिड गिजा की पिरामिड मिस्र में, इजिप्ट। मिस्र को क्या कहते हैं भाई?
इजिप्ट के नाम से जानते हैं। इजिप्ट देश में, मिस्र में बड़ी बड़ी पिरामिड्स हैं जो एक त्रिभुजाकार आकार में होती है। बहुत दुनिया में बड़ी पिरामिड है। पिरामिड के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? यहाँ पर बेटा मिस्र। पर्सिया, पर्सिया कहते हैं हम ईरान को, ईरान इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, पर्सिया नाम है, पर्सिया। इटली, इटली प्रसिद्ध किसके लिए भाई? आप सभी जानते होंगे, झुकी हुई मीनार, यानी कि पिस्सा की झुकी हुई मीनार के लिए। और अरब का मरुस्थल, अरेबियंस मरुस्थल अरब के देश आते हैं। सोशल सर्विस इन इंडिया, सोशल सर्विस इन इंडिया एक पुस्तक थी भाई, वो एडवर्ड ब्लंट की थी। एडवर्ड ब्लंट के द्वारा निकाली गई पुस्तक का नाम है, एडवर्ड ब्लंट के द्वारा निकाली गई थी, किताब का नाम था सोशल सर्विस इन इंडिया। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसे अमेरिकी निग्रो, निग्रो कहा जाता है भाई? जो निग्रो एक प्रजाति होती है, दुनिया का सबसे शुद्ध मानव, दुनिया का सबसे शुद्ध मानव, जिसको हमें कहते हैं कि जी मानव का शुरुआत जो हुई थी वो निग्रो से हुई थी भाई। इनके लिए पूर्ण नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, और इसके लिए एक अहिंसात्मक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन का मतलब समझ जाना भाई, इन्होंने गांधी जी को फॉलो किया था। गांधी जी ने अहिंसा के आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग लिया। तो अमेरिका का गांधी जिसे भी कहा जाता है वो इसका आंसर है। अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। और भारत का गांधी मोहनचंद करमचंद गांधी को कहते हैं भाई। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने अमेरिका के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के बड़े राष्ट्रपति हुए। और अब्राहम लिंकन ये वो राष्ट्रपति हुए जिन्होंने भाई अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने का काम किया था। नेक्स्ट बच्चे, स्वाधीनता। स्वाधीनता मतलब आपकी आजादी से पूर्व भारतीय राज्य रियासत होती थी। कितनी रियासत थी टोटल? 562। इनमें से कितने रियासतों ने भारत में शामिल होना से मना किया था? 3। एक हैदराबाद, एक कश्मीर और उसके अलावा जूनागढ़। इन 3 रियासत। तो ये जो भूतपूर्व शासक थे इनके, इन शासकों को प्रीवी परस कहा जाता था। इनको एक विशेष अधिकार दिया गया था। उस अधिकार को किस अधिनियम के द्वारा खत्म किया गया बच्चे? 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अरे सर चलानो तो आ रहा है पर धीरे धीरे चल रहा है। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले ये बताओ बच्चे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? देखो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज बताता हूं। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान द्वारा सभा द्वारा भारत के राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र या रिपब्लिक देश बना। 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। और भाई भारत का इलेक्शन कमीशन 1950 में 1950 में बना। तारीख थी भाई 26 नवंबर 1949 को माना जाता है। कैसे आयोग था? जब ये बना था उस टाइम में भारत का निर्वाचन आयोग एक सिंगल कमीशन था भाई, एक सदस्यीय आयोग था उस टाइम 1950 में। लेकिन भाई अब कितने सदस्य है? 3 सदस्य है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसको सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। सुकुमार सेन देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इन सभी को संवैधानिक प्रोसेस से भारत का चुनाव आयोग का प्रमुख बनाया जाता है। चुनाव आयोग दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों के बाद एक बड़ा संवैधानिक संगठन के रूप में शामिल हुआ और इसको ज्यादा अधिकार दिए गए। तो क्या आएगा आंसर बेटा? 3 सदस्य। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था या कौन सा छपा था? एक ऐसा समाचार पत्र 1780 में छपा जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी, वो था भाई द बंगाल गजट। बंगाल गजट किसी भी एक व्यक्ति के, एक इंडियन व्यक्ति के द्वारा नहीं छापा गया। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, क्या नाम था इसका बेटा? इसको J.A. हिक्की भी कह देते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में छापा गया। इस अखबार को बाद में जब्त कर लिया गया, लेकिन इस अखबार ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजी सरकार को
उसकी जड़ों को हिलाने का काम किया था, वो अखबार था द बंगाल गजट। द हिंदू भारत का आज भी बहुत पुराना अखबार है। 1878 से यह अखबार छप रहा है बच्चों, चेन्नई से छपता है। केएम अय्यर इसके प्रमुख थे। ये काफी पुराना अखबार है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एट द टाइम, इस टाइम में, फिलहाल वर्तमान में चलने वाला हिंदुस्तान का सबसे पुराना अखबार है। वैसे तो ये 1838 से स्टार्ट हो गया था। इस अखबार को जो निकालने का काम किया मुंबई से, वो भाई कंपनी द बेनेट एंड कोलेमन ग्रुप के द्वारा इसको निकालने का काम किया गया। आनंद बाजार पत्रिका कलकत्ता से निकली थी, ये दूसरी थी भाई। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, मैं इधर वाला भी ले लेता हूं साथ साथ। वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण, चलो साइंस का बेटा बाद में लेते हैं, पहले जिक्के लेते हैं। 1 सेकेंड। 39 है भाई। भारत में पाश्चात्य शिक्षा किसको कहते हैं बच्चों? वेस्टर्न शिक्षा। वेस्टर्न जो पश्चिमी शिक्षा है उसका अग्रदूत किससे माना जाता है? राजा राम मोहन राय ने कहा था भाई आप अंग्रेजी पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पढ़ के आगे जा सकते हैं। कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? रियल फिश, नॉट ए रियल फिश। रियल फिश कौन सी नहीं है? देखो बेटा, जो रियल फिश नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है, बाकी वास्तविक मछली है ये मान लेना। शार्क वास्तविक मछली है बिल्कुल। ईल वास्तविक मछली है। स्टारफिश एक है भाई सी ऑर्स जो होता है उस एक ओरिजिनल मछली नहीं है बेटा। आंसर हो जाएगा इसका। अब आती है बच्चों सामान्य विज्ञान 41। इस क्वेश्चन को देखते हैं। किस बीमारी का टिक्का मुंह के रूप में बच्चों को पिलाया जाता है? तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, इन सभी बच्चों ने पोलियो की 1 बूंद नहीं आता है, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की बेटा। तो कौन सा रोग है? पोलियो में क्या होता है, हमारा एक तरफ का हिस्सा, एक हाथ या पैर पोलियो को के अंदर लकवा टाइप के हो जाते हैं इनको। इसके बाद इनमें ताकत नहीं रहती है और व्यक्ति अपंग हो जाता है। पोलियो एक वायरस से होता है। आमतौर पर जमीन में मिलता है, उसकी वजह से होता है। भाई टिब्बी जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस से। टिटनेस, इसके लिए एक आपको टिक्का लगता है जिस टिक्के का नाम होता है डीपीटी का टिक्का। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस 3 के लिए लगता है। टाइफाइड टाइफोला सोलोमैनी नाम के जीवाणु से होता है भाई, ये आपके पास टाइफाइड। एड्स नामक बीमारी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम सबसे पहले अफ्रीका से चली थी, बंदरों से थी। उसके बाद देश में मुंबई, चेन्नई, इन शहरों में फैली। पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा होती है। ये बीमारी जो होती है ये एक वायरस से होती है बेटा। वायरस का नाम HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहलाता है। ये वायरस जैसे फैलता हूँ आगे बताता हूँ, पहले उसके आगे बताता हूँ। वायरस जब किसी की बॉडी में एंट्री करता है तो उसके बाद ये हमारी जो WBC होती है, WBC का एक भाग होता है T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट से अपने आप को छुपा के रखता है और तब तक छुपा के रखता है जब तक कि ये खुद ताकतवर नहीं हो जाए। उसके बाद ये हमला करता है और जब ये हमला करता है तो WBC कमजोर हो जाती है और उस टाइम में व्यक्ति बीमार होकर मर जाता है। तो किस तरह से नहीं होती है, ये पूछा सॉरी किससे होती है? तो भाई रोगी के साथ भोजन करने से बिल्कुल नहीं होती है, कोई प्रभाव नहीं है। कैसे भी करो, पानी के द्वारा जी नहीं, ये हैजा हो सकता है, पानी के द्वारा ये नहीं हो सकती है। रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं बेटा। ये संक्रमित खून चढ़ाने से बिल्कुल हो सकती है। ये संक्रमित खून चढ़ाने से हो सकती है। ये संक्रमित सुई का प्रयोग करने से हो सकती है। ये असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा फैलती है। ये मच्छरों के काटने से नहीं फैलती है। इसके अलावा ये बीमारी मोस्टली, ये जो बीमारी आती है हमारे पास, ये बीमारी बेटा टैटू के बनाने से भी हो सकती है अगर वो संक्रमित सुई हो तो। अदरवाइज ये बीमारी नहीं फैलती है। एक माँ से अपने बच्चे में बिल्कुल फैलती है भाई, जाती है। तो भाई इसका आंसर हो गया ये वाला। नेक्स्ट है भाई 43। इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? भाई प्रोटीन सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों को दालों से मिलता है। दालों में सबसे ज्यादा सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में 40 से 44%।
प्रोटीन होता है, इसके अलावा बच्चे शहद में कोई प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें। भाई आपको सबको पता होगा, इसमें सबसे मिट्टी शर्करा फ्रैक्टोज होती है शहद में। शहद कभी खराब नहीं होता, मिठा शहद ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। गेहूं, गेहूं जो होता है इसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है और स्टार्च को हम यूज करते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं बेटा कि हमारे पास जो स्टार्च होता है, गेहूं में एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है वैसे, ये बात बता देता हूं आप सभी को, गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन होता है। ग्लूटिन प्रोटीन जो होता है वो उसकी वजह से बच्चों को एलर्जेटिक प्रॉब्लम होती है, आंतें कमजोर हो जाती है। ये हरियाणा पुलिस में भी आया था। ग्लूटिन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके लिए आपको गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं की वस्तुएं, उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों को पूर्णतः गेहूं से बनी हुई वस्तुएं नहीं खिलाई जाती हैं, वो इसके लिए आता है भाई। चावल, चावल को आप जानते होंगे, चावल जो होता है हमारे पास, चावल को भारत का बड़ा खाद्यान्न फसल माना जाता है। ये बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, खास करके बासमती चावल के, ठीक है, वो आप सभी बताएंगे मुझे, माइलेज के कारण होता है वैसे। हृदय और फेफड़ों की आवाज एक डॉक्टर सुनता है, जिस डॉक्टर के पास हम सबसे पहले छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं, वो कान में लगाता है। आमतौर पे डॉक्टर लोग, कई बार हम देखते हैं भाई डॉक्टर लोग कान में वो लगा रखा है स्टेथोस्कोप। आजकल का आता डॉक्टर तो भाई स्टेथोस्कोप लगा के नहीं पहनता ही से हम डॉक्टर है, मोस्टली को स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं भाई। किसका? स्टेथोस्कोप। ये ध्वनि के प्रावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, नू भी कह सकता हूं, टोटल इंटरनल ऑफ साउंड्स, यानी कि ध्वनि के पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिध्वनि, इक्को साउंड पर काम करता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों की आवाज सुनता है, इसके अलावा हार्ट की धड़कनें सुनने का काम करता है। इसके अलावा इस सभी यंत्र बाकी अलग है भाई। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? देखो बेटा, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन, पहले मैं आपको ये बताता हूं हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है जो किसी को रंग दे, वर्णक पदार्थ है हीमोग्लोबिन। एचबी, हीमोग्लोबिन का काम जो होता है वो एक प्रोटीन होता है, पहले बताता हूं। हीमोग्लोबिन कोई आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन की वजह से आपके ब्लड का रंग लाल होता है। और ये जो होता है ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये 7 का अर्थ होता है यहाँ पर ट्रांसफर, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन। शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह करने का काम करता है हमारे रक्त में। एक वर्ड था यहाँ पर रक्त को गाढ़ा करना। ये बेटा रक्त को गाढ़ा करने का मतलब है रक्त गाढ़ा अच्छा नहीं होता है, किसी का भी रक्त पतला ही होना चाहिए, गाढ़ा रक्त किसी का नहीं होना चाहिए। अगर रक्त हमारा गाढ़ा हो गया तो इसका मतलब सीधा सा हो सकता है हमें क्या होगा भाई, कुछ दिन के बाद हार्ट अटैक या स्टंट डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉकेज आ जाएंगे। रक्त अल्पता, इसको एनीमिया कहा जाता है बेटा। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, यानी कि एचबी की कमी हो जाती है। चक्कर आना, उल्टी आना, चेहरे का रंग सफेद पड़ना, नाखून सफेद होना, ठीक है। ये आमतौर पर गर्भ अवस्था में, जो गर्भावस्था होती है उसमें महिलाओं को होती है और छोटे बच्चों को होती है। भाई इंजन की शक्ति से में चलने वाली वायुयान देन है, सीधा सा मतलब है। वायुयान तो इंजन से चलेगा, एक ग्लाइडर था तो वायुयान, वायुयान की खोज किसने की थी भाई? रुडोल्फ डीजल, डीजल की गाड़ी बनाई। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे रक्त के परिसंचरण से है। जोहान बंधु, नो, कौन से बंधु बेटा? राइट बंधु। राइट भाइयों ने अमेरिका में सबसे पहले एरोप्लेन का, इसका हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार जेम्स ब्रेकेट के द्वारा किया गया था, वो अलग आता है भाई। आर्मी हेलीकॉप्टर अलग होता है, ये अलग होता है। अब सब क्वेश्चंस आ गए हैं। साबुन के पतले बुलबुले, यानी कि जो बबल्स उठते हैं साबुन में। अरे आप साबुन छोड़ो, डिटर्जेंट ले लो, डिटर्जेंट को बाल्टी में डालते हैं, झाग बनते हैं, बबल्स बनते हैं, वो आपको किस कारण से रंग, अगर आपको ये आ जाए साबुन के बुलबुलों का रंगीन होना और किसी के भी बुलबुले का, हवा में उड़ते हुए बुलबुले, साबुन के झाग जो होते हैं उनके आमतौर पर रंगीन होते हैं। अगर रंगीन क्वेश्चन कभी भी आए बेटा ये आंसर लेना है। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण से झाग जो होते हैं भाई साबुन वगैरह के, क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं भाई। इसके अलावा होता है अपवर्तांक, अपवर्तांक को कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सूर्यदेव सर
एक बिल्ली आ गई थी भाई, इसको भगाना पड़ेगा। अपवर्तांक का मतलब होता है बेटा इन सॉरी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अलग चीज होती है। रिफ्रैक्शन का सीधा सा मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में एंट्री करती है तो हमेशा अभिलंब कोण की तरफ झुक जाती है, थोड़ा सा सीधे के बजाय थोड़ा झुक जाती है, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का अपने मूल रंगों से टूट जाना, बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। निवर्तन है, ये निवर्तन नहीं होता बेटा, विवर्तन होता है। ठीक है, ये इसका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण। मैंने पहले भी आपसे नुक्का का क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा हुआ है। वायुमंडल में जो बादल होते हैं वो तैरते किसकी वजह से? घनत्व। एक ऐसी चीज होती है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा डेंसिटी घनत्व को दर्शाती है। हर वो चीज जो किसी दूसरी चीज से हल्की है वो उसमें तैरेगी। पानी में अगर कोई भी वस्तु तैर रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका घनत्व, क्योंकि पानी में अगर आप मैं कहूं लकड़ी तैर रही तो उसका घनत्व कम है। अगर एक पत्थर का टुकड़ा या कील डूब रही है तो उसका कारण उसका घनत्व पानी से ज्यादा है। अगर मैं एक लोहे की कील को पानी में डालूं डूब जाएगी, वही लोहे की कील अगर पारे में डालते हैं तो तैरेगी, क्योंकि पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से ज्यादा होता है। अब अगर पानी पे आप पेट्रोल डालोगे तो पेट्रोल पानी पर तैरेगा, क्योंकि पेट्रोल का घनत्व पानी से कम होता है। तो जो बादल होते हैं बादल, उनका घनत्व हवा से कम होता है, इसी वजह से बादल हवा में तैरते हैं। तो कभी ये मत सोचना बादलों का घनत्व ज्यादा होता है, नहीं, उनका कम होता है बच्चे। प्रेशर, वेग, वेलोसिटी है, प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। इसके बाद इधर चलते हैं बच्चों, इधर के कुछ क्वेश्चन रह गए हमारे, वो देखते हैं। साइंस के साइड में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 49 है, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण। वर्षा की बूंदों के का गोल होने का कारण, अगर बारिश की बूंद गोल हो रही है, अगर पत्तियों के ऊपर अगर छोटी सुबह ओस की बूंद गिरती है तो गोल होती है। कोई भी तरह होता है उसमें एक क्वालिटी होती है, वो कम से कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखता है। इंटेंशन होता है उसका कम से कम। अगर मैं उसको किसी भी सतह पर रखता हूं, एक पानी की बूंद को, तो छोटा स्थान घेरेगा। कारण होता है इसका नीचे का हिस्सा एक दाब में काम करता है, जबकि बाहर का सरफेस जो होता है ओपन होता है, और उसको बोलते हैं हम टेंशन। टेंशन भाई थाने ना रहे, डरावना भी रहता है। इस टेंशन को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। इसी वजह से कोई भी जो लिक्विड होता है वो कम से कम स्थान घेरेगा, तो कम से कम स्थान जहां भी घेरेगा वो कौन सी आएगी भाई? पृष्ठ तनाव। उष्मा का सबसे अच्छा हिट का, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कंडक्टर जस्ता, जिंक, सोना, तांबा, पित्तल। बेटा सबसे अच्छी होती है चांदी। चांदी के बाद उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तांबा। ठीक है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े, अगर कपूर को आप डालते हो पानी पर तो वो उछलेंगे, नाचते हैं। उनके नाचने का कारण, यहां पर भी आंसर क्या होगा बेटा? पृष्ठ तनाव। उसी की वजह से किस माध्यम में ध्वनि की चाल तेज होती है? इन दिस मीडियम साउंड फास्टेस्ट इन दिस मीडियम। तो भाई ध्वनि की चाल सबसे फास्टेस्ट होती है, सबसे तेज चलती है, वो चलती है बच्चों इनमें से तो कोई आंसर देखो। ध्वनि सबसे तेज चलती है स्टील में, स्टील से ऊपर चलती है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम में चलती है 6440 मीटर प्रति सेकंड, जबकि स्टील में चलती है बच्चों 5760 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज्यादा तेज चलती है स्टील में। इसी कारण से हमें रेलगाड़ी की आवाज वायु में नहीं दिखाई देती है। जब सामने से ट्रेन आ रही है तो वायु में नहीं आती है, बल्कि हमें किस में सुनाई दे सकती है? पटरी पर सुनाई दे सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं तो आपको यह बताता हूं, सबसे तेज ध्वनि की चाल होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, फिर होती है गैस में, और सबसे कम होती है वैक्यूम में। तो बेटा अगर सबसे कम तो पूछता तो आंसर हो जाता निर्वात या वैक्यूम। सबसे तेज पूछा है पानी, रंगीन पानी, साफ पानी। पानी हवा से तेज है तो द्रव है, तो आंसर लगाओ बेटा साफ पानी में। आंसर क्या आंसर आएगा? साफ पानी। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में सबसे द्रव होता है ओ भाई करकजी है ना,
अरे 3 क्वेश्चन रहा है भाई हमारा। चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र होता है भाई। एक बात बताओ यार भाई, सभी बच्चे, ये हमारे पास अर्थ होती है, अर्थ के बीच में भूमध्य रेखा होती है। सबसे कम ग्रेविटी कहाँ होती है? सबसे कम ग्रेविटी भूमध्य रेखा पे। इसलिए अब आजकल भारत का एक चंद्रयान छोड़ा गया है, वो भूमध्य रेखा के नजदीक श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। इसके अलावा भारत एक सबसे ज्यादा अपना अच्छा स्पेस में छोड़ने के लिए रॉकेट को, उपग्रहों को, ये केरल के पास स्थापित कर रहा है, तमिलनाडु में थुम्बा पहले से चला आ रहा है। तो भाई सबसे कम ग्रेविटी यही होती है, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है बच्चों? पोलर रीजन में, ध्रुवों पे। तो आंसर आप उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तो कर ही नहीं सकते हो, क्या करोगे? चुंबक के बीच में सबसे कम होती है, कहाँ होती है? ध्रुवों पे। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा बच्चों? हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। और एक अंतिम क्वेश्चन है भाई अपना, निम्न में से कौन सा साधन विद्युत धारा को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है भाई? तापीय इफेक्ट, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स पर आधारित नहीं है भाई। थर्मोडायनामिक्स पर देखो, कौन सा बिजली के थर्मोडायनामिक्स सिद्धांत पे काम नहीं करता है? ओवन करता है बिल्कुल, हीटर, टोस्टर, पंखा, कौन सा आंसर आएगा बेटा? ओवन जो होता है वो विद्युत पे काम नहीं करता, माइक्रोवेव पे काम करता है। नाम लिखा होता है माइक्रोवेव ओवन। आज जाके अपने घर में देखना अगर हो तो, उसके अंदर कोई भी चीज जो होती है विद्युत पे काम नहीं करती है, वो रेडिएशन पे काम करती है, माइक्रो रेडिएशन से वो गर्म होता है। ठीक है, ये थे, बाकी सभी बिजली के इधर सिद्धांत पर काम करते हैं। सूर्य में कौन सी गैस मिलती है बेटा? हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है और हीलियम होती है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। भाई मोहित सर आ रहे हैं, लो सर, मोहित सर आओ, नेताजी आओ। नमस्कार साथियों, जैसा कि बेटा आज आपका एक एग्जाम कोचिंग सेंटर पर कराया गया था, तो आज उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो अभी मैथ का पार्ट मैं करवाऊंगा आपको। पहला ही क्वेश्चन एकदम आप बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान है, समझो बेटा। पहला क्वेश्चन आपका है, 89 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि बच्चे आप जानते हो कि अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, जैसे 3 अंकों की लिखेंगे, तो हम कितने का प्रयोग करते हैं बेटा? 9 का। और छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, मान लो 3 अंकों की लिखेंगे, तो 1 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। बड़ी से बड़ी के केस में हम 9 का प्रयोग करेंगे, छोटी से छोटे केस में 1 के पीछे हम क्या लगा देंगे? 0। अब समझिएगा, अब क्वेश्चन में बोला गया 5 अंकों की सबसे छोटी, तो आप बोलोगे 5 अंकों की सबसे छोटी बेटा संख्या होगी 10,000। और आपके पास जो ऑप्शन है ये सब 10,000 के आसपास हैं, थोड़ा सा बड़े हैं 10,000 से। अब आपको बेटा किससे विभाजित देखना है? 89 से। तो एक तो बेटा बिल्कुल आसान तरीका हो गया कि 89 का आप 10,000 में भाग लगा दो 89 का, और जितनी बार पूरा पूरा जाए और उसके नियरेस्ट पर देखकर जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे आपके पास 89 है, 89 में मैं 100 का गुना करूं तो बेटा आएगा ये 8,900। और आप जानते हो 89 दूनी 178, इसमें ऐड कर दोगे 8709। तो 89 का भाग बेटा 10,000 में कितनी बार पूरा पूरा जाएगा? 100। एक सेकंड बेटा, 89 का भाग जब आप 10,000 में पूरा पूरा लगाओगे तो बिल्कुल ध्यान से देखना था कि 89 गुना 100 करोगे तो बेटा कितना आएगा? यहां पे 8,900। और आप जानते हो कि 89 दूनी कितना होता है? 178 होता है। सॉरी, मैंने 1078 लिख दिया, 178। और इसमें अगर 178 आप जोड़ोगे तो आगे बढ़ाओगे बेटा 8 और 7, 9 और 1 10, और ये बेटा 9, 9,078 हुआ। जबकि हमें 10,000 के पास पहुंचाना है। 89 गुना 10 कितना होगा? 890। तो लगभग 89 का भाग 10,000 में 112 बार पूरा पूरा जाएगा।
और 13वीं बार, जैसे मैं इसको पूरा कर देता हूं बेटा, या तो आप इस तरह से दिमाग लगाओ, या फिर आप डायरेक्ट जो बचपन में सीख के आए थे 89 से भाग लगाओ बेटा, इस तरह हमने इस तरह से पूरा बचपन में सीखा था। और जब हम भाग लगाएंगे इसका तो आप बोलोगे 89 एकम 89, बचा बेटा कितना है यहां पे 11, और हमने एक 0 उतार लिया, फिर दोबारा भाग लगाओगे 89 एकम 89, बचा 1, और यहां बचा बेटा 2, और जब आप यहां 0 उतारोगे तो 89 दूनी बेटा होगा 178, और 178 जब 210 में घटाओगे ये आएगा बेटा 2, और 10 में से गया तो बेटा कितना 3। तो सारी चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझना था। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 89 का भाग 10,000 में 112 बार बेटा पूरा पूरा जाएगा, और जब 112 बार पूरा पूरा जाएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 89 गुना 112 तो पूरा पूरा रह गया। अब यहां देखो ये कितना कम है, 32 कम है, या तो इसमें से 32 हटाओ, या पे 32 को इतना और दे दो कि 89 मिल जाए, 32 को आप इतना और दो कि 89 हो जाए, और जब 89 होगा तो आप बोलोगे पूरा पूरा भाग जाएगा। ये तो बेटा रहा कैलकुलेशन का पार्ट। दूसरी बात जो अभी मैं आपको बताया था सिंपल वाला तरीका, दिमाग लगाने वाला, आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से लगाते कि 89 गुना 100 हो गया बेटा 8,900, और 89 गुना 10 हो गया 890, और 89 गुना 2 हो गया बेटा 178, और जब आप इनको ऐड करोगे 8, 9 और 7 16, 9 और 1 10 और 8 18, और 1 19, 8 और 1 9। अब ये आपके पास 9968 है। अब 9968 से ये सारे ऑप्शन बड़े हैं, इसमें मैं एक बार 89 और जोड़ूं तो 9 और 8 17 बेटा, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जब किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 62 बचता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो पहले केस में शेषफल 62 बचता है, पहले केस में जो शेषफल बचा दोबारा भाग लगाएगा तो इसी से इसमें भाग लगा दो, 31 दूनी 62 भाग पूरा पूरा चला गया, आप बोलोगे रिमाइंडर कितना 0। आगे समझो बेटा, अब समझो, इसमें बोला गया है कि भाग के किसी प्रश्न में भागफल बेटा 5 है, शेषफल 195 है, यदि भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। बेटा समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना कि आप यहां पर जो आता है उसको हम भागफल बोलते हैं, और यहां जो आता है बेटा उसको हम बोलते हैं बेटा शेषफल। बिल्कुल ध्यान से समझो, और यहां जो आता है, अब ध्यान से समझना कि भागफल कितना है 5 और शेषफल कितना है 195, भागफल और शेषफल योग के बराबर है, तो आप बोलोगे जो भाजक है 5 प्लस 195, भाजक बेटा कितना रहा होगा 200, और भाग 5 बार गया, 200 गुना 5 बेटा 1000, रिमाइंडर बचा 195, तो आप बोलोगे भाजक कितना रहा होगा 1195। अगला क्वेश्चन समझो बेटा, 7 3 0 और 4 से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा आप इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, यह आपकी सबसे बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या बनाओगे 3 0 4 और 7। अब ये आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग हैं। यहां पर 0 बेटा, यहां 7 है तो इकाई अंक 3 आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन समझो बेटा, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 5 मिनट देरी से पहुंचता, 6 से जाए तो समय पे पहुंच जाए। समय पे पहुंचने का मतलब ना जल्दी पहुंचा ना लेट पहुंचा। तो बेटा एक तरीका तो मैं आपको बताया था, आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके करो। तो एक तरीका मैं आपको बताया था कि आप बिल्कुल बेसिक से कर लो, और एक तरीका मैं आपको डायरेक्ट लिखवाया था कि एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई गुना टाइम। टाइम का मतलब टाइम का डिफरेंस, और जब आप टाइम का डिफरेंस निकालोगे तो यहां देखना 5 गुना 6 बेटा अंतर 1,
कि यहां पर समय पर पहुंचा है तो आप बोलोगे 0 मिनट जल्दी 0 मिनट लेट। तो 5 और 0 का अंतर 5 घंटे में बदलोगे बेटा 60 का भाग 12 बार 12 से बेटा 2 बार 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 2.5 किलोमीटर। किसी भी क्वेश्चन को आप कितने भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन समझिएगा बच्चे, अट्ठासी सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप एक बात बताइए, 88 सेंटीमीटर लंबाई का तार आपने इसको मोड़ा, इस तार का जो इस सर्कल का सरकमफेरेंस बेटा होता है 2 पाई आर, और यहां पर ये सरकमफेरेंस कितना है 88, और आप जानते हो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर बराबर 88। जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा आर बराबर कितना आएगा 14, और जब आर बराबर 14 आएगा आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। आप सभी जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और जब आप यहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे पाई की वैल्यू 22/7, आर है 14, 2 से 2 बेटा कैंसिल, तो ये 44 गुना 14, 44 गुना 10 440, 440 से बड़ा होगा, और 44 गुना 4 लगभग 200, 440 और 200 के आसपास जाओगे बेटा कितना 600। तो 600 के आसपास ये तुम्हारा बेटा आंसर, ये बेटा इसका राइट आंसर कितना आएगा 616। आप ऐसे भी समझ सकते थे, यहां का एक अंक 4 है, यहां भी 4, 4 चौक 16, 16 का मतलब बेटा कितना 6। तो बेटा इस ऑप्शन में आपको 6 मिल रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन समझो, 20 मीटर गुणा 16 मीटर की विमा के कमरे में एक फर्श को ढकने के लिए 80 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 20 गुना 16 इसकी 80 सेंटीमीटर है, 8 से 2 बार बेटा 2 दुनिया है 4, लेकिन ये मीटर में सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते तो 100 का भाग लगाते हैं, 100 का गुणा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 400। अगला क्वेश्चन देखो अभी, तीन सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु के एक ठोस घनों को पिघलाकर एक ठोस बड़ा घन बनाया गया। आपके पास 3 छोटे छोटे घन हैं, इनकी भुजा बेटा जो है आपके पास 3, और आप जानते हो घन का आयतन होता है a क्यूब, तो छोटे 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। आपने इन सभी के आयतन को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया। 7 और 4 11, 5 16, 8 ऐड करोगे बेटा कितना आएगा ये 216। आपने तीनों को मिला के एक बड़ा घन बनाया, जब आप तीनों के आयतन को ऐड करोगे तो इन तीनों का आयतन बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, और 216 बेटा कितने का क्यूब होता है 6 का। तो आप बोलोगे बड़े वाले घन की जो साइड होगी वो बेटा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। आगे समझो अभी, यदि ये गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। बेटा आप सभी जानते हो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर है आपका। अब देखो ये डायामीटर 21 है, व्यास रेडियस का 2 गुना होता है, तो रेडियस व्यास का आधा होती है, तो आप लिखोगे यहां 21/2, 21/2 और 21/2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बेटा 7 से 3 बार 3 आर क्यूब होता है बेटा, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, कि यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे 7 से बेटा 3 बार, 3 से 3 बार, 2 से 2 बार, ये कट गया, 2 से बेटा 11 बार। जब आप करोगे देखो 21 गुना 21 होता है 441। अब यहां पर पूरी कैलकुलेट मत करना, 21 गुना 21 441, ये बेटा 11, 11 मतलब 10। अगर तुम 441 में 10 का भी गुना करोगे तो लगभग 4400 आया। अब आप ऑप्शन देखो 4400 के आसपास, केवल बेटा दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो 4400 के आसपास है, तो आप बोलोगे 3851 इसका क्या हो जाएगा आंसर। या तो आप ऐसे समझो, या फिर देखो यहाँ इकाई का अंक 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, इन सब का आपस में गुना करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटा 1, और केवल सेकंड ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें इकाई का अंक कितना है 1। अगला देखो बेटा ध्यान से, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 मीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर है, तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, सिलेंडर का आयतन होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 3 और एच है 14।
जब कैलकुलेट करोगे 7 से बेटा 2 बार, और जब आप इसे करोगे तो बेटा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुना 22। अब यहाँ इकाई अंक 8 है, यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, 16 का मतलब बेटा कितना 6। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक 6 है। तो आप बोलोगे बेटा इसका आंसर कितना हो गया, 396 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन समझो। एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए और तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो बेटा मैं आपको बताया था कि अगर परसेंटेज आपको एक बार दी जाए और क्षेत्रफल की पूछे तो 2 बार लिखोगे और आयतन की पूछे तो 3 बार लिखेंगे। आप जानते हो 30% का मतलब होता है 3/10। बढ़ाएगा तो प्लस करोगे 10 पे 3 13, 10 पे 3 13, तो आप करोगे 100 से 169। पहले क्षेत्रफल 100 था, 169 हो गया, तो आप बोलोगे कितने परसेंट बढ़ा दिया बेटा, 69%। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे समझो। यदि 3 आदमी या 4 औरत किसी खेत को 43 दिन में काट सकते हैं, तो बेटा मैं आपको बताया था टाइम एंड वर्क में कि m इंटू डी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब 3 आदमी हो या फिर 4 औरत हो, ये अगर 3 आदमी करेंगे तो ये भी 43 दिन लेंगे और 4 औरत करेंगी तो ये भी कितने दिन, 43 दिन। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आदमी और औरत की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आएगा, 4:3। एक आदमी 4 काम करता है, औरत कितना काम करती है बेटा, 3 काम। अगर एक आदमी 4 काम करेगा तो आदमी कितने, 3। एक आदमी 4 काम तो 3 आदमी 12 काम, और बेटा कितने दिन, 43 दिन। तो पूरा काम हो गया बेटा आपका 12 गुना 13। अब आपसे पूछा गया 7 आदमी और 5 औरत, तो समझिए एक आदमी 4 काम, तो 7 आदमी 7 चौक 28, एक औरत 3 काम, तो 5 औरत 5 तिया 15, 28 और 15 43। भाग लगाओगे कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा बेटा, 12 दिन। तो चीजों को एकदम बेसिक से ये एकदम आपको ध्यान रखना है। m इंटू डी बराबर बेटा क्या होता है, टोटल वर्क। आगे समझो। भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहला पाइप बढ़ता है बेटा 36 में, दूसरा बढ़ता है 45 में, टोटल क्षमता आ गई 180। आप 36 में 180 भरोगे तो 1 घंटे में 5, और ये भरेगा तो 4, और दोनों मिलकर भरेंगे 5 और 4 9, 9 का भाग लगाओगे बेटा कितना, 20। 180 में आप 9 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। आगे समझो। भी ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका आंसर हो जाएगा। यदि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करते, बेटा मैं आपको बताया था कि जब रेलगाड़ी खुद को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे तो अपनी दूरी तो कवर करेगी ही करेगी, प्लस में प्लेटफॉर्म की ओर करेगी। तो 130 बेटा इसका, 245 इसका, 130 और 245 बेटा ये दूरी कितनी तय करेगी, 375। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। अब ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा बेटा आपका मीटर पर सेकंड में, लेकिन पूछा किसमें है, प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो इसको आप जब बदलोगे, मैं आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 का गुना, और मीटर पर सेकंड को बदलोगे तो बेटा 18/5 का गुना। अब यहां से आप खुद समझिए, कैलकुलेट कर लो 6 से 5 बार और 6 से 3 बार। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे। 5 25, 25 से आप कैलकुलेट करोगे इसको, 25 से कम 25 बचा 12, 25 पंजे 125, 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया आंसर। कुछ बच्चे इस कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाते हैं, उनको यहाँ क्या दिखा, 18, 18 का ऊपर गुना हो रहा है, 18 का मतलब 8 और 1 9, तो जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ने पर भी 9 आएगा। तो केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा है, 5 और 4 9, तो आप बोल सकते थे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखो बेटा, यदि किसी संख्या का 2/5, किसी भी संख्या का 2/5, अब देखो 2/5 का मतलब क्या है कि टोटल संख्या 5 है, तो 5 का कौन सा हिस्सा, 2 हिस्सा, कितने के बराबर है, 360। तो बेटा एक हिस्सा कितने के बराबर, 180 के, तो बेटा 5 हिस्सा आएगा 900 के। इस बात का मतलब
आपके पास जो पूरी संख्या है वो 900 है, आपसे इसका 15% पूछा गया। आप जानते हो 15 नुम्मा 135 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यहां तक था बेटा आपका गणित का हिस्सा। गणित के क्वेश्चन थे, मैं देख लेता हूं और तो कोई नहीं है। बेटा रीजनिंग के आप एक बार क्वेश्चंस देखिएगा, मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूं जो भी बच गया है। क्वेश्चन नंबर 71 का इसका जो बेटा आंसर है ये होगा उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 71 क्वेश्चंस का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर जो 72 है आपका बेटा, इसका आंसर है बेटा डी। ये बेटा आप मैच कर लेना, रीजनिंग वाले सर किसी काम से चले गए। अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 73 बेटा इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 73 इसका आंसर बेटा डी है। क्वेश्चन नंबर 74 इसका आंसर बेटा ए है। क्वेश्चन नंबर 75 बेटा इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 76 इसका आंसर बेटा डी है। क्वेश्चन नंबर 77 बेटा इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 78 बेटा, क्वेश्चन नंबर 78 इसका आंसर बेटा सी है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 बेटा इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 80 बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बेटा सी। ये था आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर। अभी बेटा आप देखिएगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके मैं आपको आंसर्स बता देता हूं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आएगा। तो बेटा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 81, कान का कच्चा, तो बेटा इसका है शीघ्र। कान का कच्चा, जल्दी विश्वास करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 इसका आंसर है बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 83 बेटा इसका आंसर भी ए है। अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 84 बेटा इसका आंसर भी ए है। क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर भी ए है। क्वेश्चन नंबर 86 इसका आंसर है बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 89 मैं दिखा देता हूं पूरा। क्वेश्चन नंबर 89 इसका भी आंसर बेटा क्या है ए। एक आखिरी क्वेश्चन और देखो इसका 90 वाला। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है बेटा सी। अब थोड़ा इंग्लिश के देखिएगा कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया और रियल में इन क्वेश्चनों का आंसर क्या है। तो आप खुद मैच कर सकते हो आपकी कौन सा क्वेश्चन सही था और कौन सा क्वेश्चन बेटा आपका गलत था। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है बेटा डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है बेटा ए।
क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 95 ऊपर कर देता हूं बेटा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 94 सॉरी बेटा 95 का बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 96 का भी बेटा क्या है, सी है। आगे देखो बेटा 97। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है बेटा डी। और क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर भी बेटा क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है बेटा डी। और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है बेटा ए। तो बेटा ये आज के आपका जो पेपर करवाया गया था उसके पेपर्स के आंसर की और सॉल्यूशन था। आपको जो भी आप पेपर बच्चे देके गए हैं तो एक बार इसको बेटा मैच जरूर करना और अपने आप को देखना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए, आप कितने पानी में हो। तो बेटा ये आपके ग्रुप डी वाला पेपर था। अभी थोड़ी ही देर बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं अगले पेपर सॉल्यूशन में। धन्यवाद।